प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम अध्याय 5 फर्म का विघटन में उदाहरण संख्या 2 और 3 पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 2 से। सीता, रीटा और मीता साझेदार हैं जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है 2:2:1 है। तुलन पत्र जो है वो इस प्रकार दिया गया है। कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, अगर फर्म का समापन पढ़ रहे हैं तो वसूली खाते में स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू पर डेबिट पक्ष में हस्तांतरण होंगे। इधर लिखा है रिजर्व, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण होंगे। अब बचता है रिजर्व और कैपिटल, ये दोनों ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा और कैश एट बैंक जो है वो बैंक के डेबिट पक्ष में जो है इस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आगे लिखते हैं, वे फर्म के विघटन का फैसला करते हैं। निम्न राशियां वसूल हुई। प्लांट मशीनरी 4200, स्टॉक 3500, देनदार से 1850 और फर्नीचर से जो है 750 रुपये वसूल हुए। तो वसूली मूल्य वसूली खाते के क्रेडिट में बाई बैंक और उसके अंतर्गत जो है प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर की राशि दर्ज करेंगे। फिर लिखता है, सीता सभी वसूली व्यय करने के लिए सहमत हुई और इस कार्य के लिए सीता को 60 रुपये का भुगतान किया गया। वसूली व्यय की वास्तविक राशि 450 है जिसे फर्म द्वारा जो है दिया गया। ये वसूली व्यय का हो गया 60 और 450। लेनदारों को 2% कम भुगतान हुआ, यानी कि जितने लेनदार है 2000 का कितना 2% जो है घटाइए, 40 रुपीज 1960 का भुगतान हुआ है। 250 रुपए की परिसंपत्ति का लेखा पुस्तकों में नहीं है जो कि रीता द्वारा 200 रुपए में ली गई। तो ये भी वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में आएगा। बाई रीता 200 रुपए से लिखा जाएगा। ये 250 नहीं लिखना है क्योंकि ये तो पुस्तकों में दर्ज ही नहीं है। अगर इसे वसूली होता है तो वसूली मूल्य लिखेंगे, अगर वसूली नहीं होता है तो पुस्तकों में लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन इसके स्थान पर दायित्व होते और उनके भुगतान का नहीं भी कहा जाता है तब भी पूर्ण भुगतान होगा। जैसे लेनदार का लिखा है 2% कम पर, अगर ये लाइन ही नहीं होती, सीधा लिखा होता लेनदारों को भुगतान या कुछ भी नहीं लिखता, तो पूर्ण भुगतान जो है क्रेडिटर्स को किया जाएगा। फर्म की पुस्तकें बंद करते हुए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। क्या किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों को जो है पुस्तक मूल्य पर दर्ज किया जाएगा। कितना आ जाएगा, स्टॉक 2500, फर्नीचर 1000, डेटर्स 2000, प्लांट एंड मशीनरी जो है 4500, ये लिख देंगे यहाँ पर। टू स्टॉक ये आ जाएगा आपका 2500 रुपए। फिर आ जाएगा फर्नीचर 1000, देनदार 2000 और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आ जाएगा 4500 यानी कि 4500। और इसी प्रकार जो क्रेडिटर्स है वो यहां लिख दिया जाएगा 2000 रुपए। अब बात करते हैं हम संपत्तियों से वसूली। देखिए, जो रिजर्व है, जो कैपिटल है, जो कैश एट बैंक है, ये वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं होंगे। रिजर्व कैपिटल जाएगा कैपिटल में, कैश एट बैंक जाएगा कैश में। अब क्या करना है अपने को, प्लांट एंड मशीनरी से 4250, स्टॉक से 3500, देनदार से 1850 और फर्नीचर से 750 रुपए वसूल हुए। इनको बाई बैंक में दर्ज करना है। कितना आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 4250, देनदारों से कितना वसूल हुआ है, ये लिखा है 1850। स्टॉक से कितनी राशि वसूल हुई है, ये लिखा है 3500। और आपका फर्नीचर से जो राशि वसूल हुई है यह दे रखा है 750 रुपए। यानी कि यह राशियां जो है संपत्तियों से वसूल हुई है। इसकी टोटल जो है अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 10,350। इसी प्रकार आगे लिखा गया है, सभी वसूली व्यय करने के लिए सीता जो है सहमत हुई और इस कार्य के लिए सीता को 60 रुपए का भुगतान किया गया है। तो आ जाएगा टू सीताज कैपिटल ₹60 यानी कि 60 रुपए।
नेक्स्ट क्या कहा गया है, वसूली व्यय की वास्तविक राशि 450 है, कैपिटल में लिखेंगे, फर्म द्वारा दिया गया है। लेनदार को 2% कम पर भुगतान किया गया। लेनदार कितने के हैं, ये हमने ट्रांसफर किए थे 2000 और 2% कम तो 40 रुपए घटाइए, 1960 का जो है वो भुगतान किया गया है, पेमेंट जो है वो किया गया है। और इसके अतिरिक्त क्या कहा गया है, 250 की परिसंपत्ति का लेखा पुस्तकों में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। इसका मतलब देखिए यहां पर 250 लिखा ही नहीं है, ना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अनरिकॉर्डेड अब पता चल गया तो यहां 250 लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर इससे वसूल होता है तो फिर यहां पर नगद होने पर बाई बैंक, साझेदार द्वारा लेने पर साझेदार के पूंजी खाते में। जैसा कि लिखा है, रीटा द्वारा 200 रुपए में ली गई तो बाई रीटाज कैपिटल 200। अगर किसी साझेदार द्वारा नहीं लिया जाता, ना ही इसे नगद में बेचा जाता, तो यहां पर कोई प्रविष्टि हम दर्ज नहीं करते, किसी प्रकार की एंट्री जो है नहीं करना है। टोटल आ जाएगा 12,550, यहां पर भी ये लग जाएगा। और क्या करना है, 2500, 3500, 5500, 10,000, 11,960 और 12,020 रुपए जो है इसमें से घटा देंगे तो 530 जो है वो आपका वसूली पर लाभ या हानि जो है वो ज्ञात हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 212, 212 और 106। इस प्रकार से जो है रियलाइजेशन में हस्तांतरण करना है। अब हम तैयार करेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहला काम बाई बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष जो है वह कितना दिया गया है। तो देखिए स्पष्ट बैलेंस लिखा है 5,000, 2,000, 1,000, इन राशियों को दर्ज करेंगे। पांच 2,000, 1,000। इसके बाद में आ जाएगा आपका रिजर्व जो है 2500, इसे भी 2-2-1 में ट्रांसफर करना है, 1,000, 1,000 और 500 रुपए। ये बाय रिजर्व और 500 रुपए। अब क्या हस्तांतरण करना है, वसूली पर होने वाला लाभ या हानि कितना दिया गया है, 212, 212, 106। ₹106। अब क्या हस्तांतरण करना है, रियलाइजेशन में जो 2 सीताज कैपिटल लिखा है, सीता में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन ₹60। ये इस प्रकार से जो है हस्तांतरण किया जाएगा। अब जो भुगतान किया जा रहा है, नगद भुगतान जो किया जा रहा है 450 रुपए का, क्योंकि देखिए सीता द्वारा जो है वसूली की गई है उसे भुगतान है, तो 450 जो है सीता के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू बैंक, क्योंकि इतनी राशि से उसको भुगतान जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा वसूली खाते में जो रीता ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स ली है, तो बाई रीता, तो रीटा में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन जो है कितनी राशि दी गई है, 200। ये इस प्रकार से दर्ज कर देंगे। अब देखिए यहां पर अंतिम शेष नहीं निकालना है टू बैलेंस शीट, क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म समाप्त हो रही है, व्यापार कंटिन्यू नहीं रही है, साझेदारी कंटिन्यू नहीं रही है, किसी का हिसाब किताब नहीं है। जो भी बैलेंस रहेगा, अगर क्रेडिट शेष है, पूंजी ज्यादा है, तो साझेदारों को भुगतान कर देंगे, और अगर डेबिट शेष है तो साझेदारों से अतिरिक्त राशि मंगवाई जाएगी। तो बैलेंस निकाल लीजिए, 5 और 1 6, 6,272 रुपए। क्या करना है, 6,272 यहां लिखेंगे, और 450 यानी कि 450 रुपए जैसे ही आप घटाएंगे तो जो शेष है वह आ जाएगा 5,822। इस प्रकार लिखना है। फिर आ जाएगा 2 और 1 3, 3,212। क्या करना है, 3,212 में से 200 रुपए जो है घटाना है, तो 3,012 रुपए का जो है भुगतान कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दिया गया है मीता का पूंजी खाता 1,500
और जो है आपका 106 रुपये यानी कि 1606 रुपये जो है अपने को यहाँ दर्ज करना है। और जैसे ही अपन यहाँ पर शेष निकालते हैं तो कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा धनराशि जो है वह भुगतान कर दिया जाएगा। अब बनाना है अपने को रोकड़ खाता, बैंक खाता। तो पहला काम बैंक में क्या करना है, सबसे पहले जो बैंक का प्रारंभिक शेष है 25 रुपये वह लिखा जाएगा, यह आ जाएगा 2500। और जो भी नगद प्राप्तियां हैं डेबिट पक्ष में, भुगतान जो है वो क्रेडिट पक्ष में कौन सी प्राप्तियां हैं, संपत्तियों से जो वसूल हुआ था 10,350 रियलाइजेशन में बाई बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 10,350। और भुगतान जो है, एक तो क्रेडिटर्स को भुगतान किया था 4% कम पर 1960, और कौन सा भुगतान किया गया था, सीता को नगद भुगतान किया गया था 450 का। और पूंजी का जो अंतिम शेष है यह भी भुगतान किया गया था 5822, 3012 और 1606। यह भी अपन यहाँ पर दर्ज कर देंगे। 5822 आ जाएगा सीता का, रीटा का निकाला था 3012 और मीता का जो हिस्सा आया था वो निकाला था 1606 रुपये। और जो रोकड़ खाते का शेष है शून्य होगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा, दोनों पक्षों का जो योग है वो आपका बराबर आएगा। ये इस प्रकार से जो है आपका वसूली खाता तैयार किया जाता है, पूंजी खाता तैयार किया जाता है और रोकड़ खाता जो है वो बनाया जाता है। चले उदाहरण संख्या 3 पर देखिए क्या कहता है, विभा, शोभा, अनुबा एक साझेदारी फर्म के विघटन पर रोज नामचा प्रविष्टियां दे। विघटन व्यय लिखा है 6,500 रुपये, अनुबा ने 7,800 के विघटन व्ययों का भुगतान किया। विभा की नियुक्ति विघटन प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान जो है वो तय हुआ। देखिए अनुबा भी साझेदार है, विभा भी जो है वो साझेदार है, शोभा की नियुक्ति यह भी साझेदार है, इनकी नियुक्ति विघटन कार्यों को पूरा करने के लिए की गई जिसके लिए 15,000 रुपये का भुगतान जो है वो तय हुआ। यानी कि अनुबा ने 7,800 और यहाँ पर विभा की नियुक्ति के लिए भुगतान 12,000 और शोभा की नियुक्ति के लिए जो भुगतान है वो 15,000 रुपये का तय हुआ। शोभा ने समस्त विघटन व्ययों को वहन करने की स्वीकृति भी दी कि भाई जितने भी विघटन व्यय होंगे शोभा व्यय करेंगी। उसके द्वारा 11,800 रुपये के वास्तविक व्ययों का भुगतान भी किया गया। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 5, अनुभा को विघटन प्रक्रिया की देखरेख के लिए 12,000 का भुगतान तय किया गया। अनुभा ने विघटन व्ययों के निपटान की जिम्मेदारी ली और 9,500 रुपये जो है वास्तविक व्ययों का भुगतान जो है फर्म द्वारा किया गया। यानी तय हुआ 12,000 में, भुगतान हुआ 9,500 में। अनुबा ने विघटन कार्यों के निपटान के लिए 8,500 का पारितोषिक जो है, जो रिवार्ड जो मिलना है, जो पेमेंट जो मिलना है वो 8,500 स्वीकार किया और 6,000 रुपये तक के व्ययों के वहन की जिम्मेदारी भी ली। आगे लिखा है उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक व्यय की राशि कितनी है, 7,600। हालांकि जिम्मेदारी जो थी 6,000 की थी, भुगतान कितने के किए गए 7,600, तो 1,600 रुपये जो है अधिक भुगतान किया गया है। फिर लिखा है विभा की नियुक्ति 14,000 रुपये के भुगतान पर विघटन कार्यों के निपटान के लिए की गई। उसने इस पारितोषिक भुगतान के लिए जो 13,000 रुपये है के विनियोग स्वीकार किए। 14,000 के भुगतान के लिए विघटन कार्यों के निपटान के लिए, लेकिन 13,000 के जो है इन्वेस्टमेंट स्वीकार किए गए हैं। इन विनियोगों को वसूली खाते में हस्तांतरित
कर दिया गया है। तो ये आपको इस प्रकार से एक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें जनरली जो सारी प्रविष्टियां हैं वो विघटन के संदर्भ में है, विघटन पर जितने भी खर्च किए जा रहे हैं उनके संदर्भ में है। तो पहला पॉइंट विघटन व्यय जो है वो आपको दे रखा है 6,500 रुपये, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा 6,500 रुपये। तत्पश्चात अपने को क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा है अनुभा ने 7,800 के विघटन व्ययों का भुगतान किया गया है। तो इसके लिए प्रविष्टि आ जाएगी रियलाइजेशन टू अनुभा कैपिटल, क्योंकि अनुभा ने भुगतान किया है, नगद भुगतान नहीं है। यहां पर नगद भुगतान था तो टू कैश या बैंक दर्ज किया था। कितना आ जाएगा 7,800। ये इस प्रकार जो है अपना दर्ज करना होता है। इसके पश्चात क्या पॉइंट लिखा गया है, विभागीय नियुक्ति विघटन प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए 12,000 का जो है भुगतान जो है अपना तय हुआ है। कितना आ जाएगा अपना 12,000 रुपये जो है रियलाइजेशन टू विभाज कैपिटल यहां पर दर्ज कर देंगे। और नेक्स्ट प्रविष्टि किसके संदर्भ में हो जाएगी, सौभाग्य नियुक्ति कार्यों को पूरा करने के लिए जिसका भुगतान जो है 15,000 रुपये जो है वो तय हुआ है। तो 15,000 रुपये से जो है यह प्रविष्टि दर्ज कर दी जाएगी। क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू सौभाग्य कैपिटल 15,000 यानी कि 15,000 रुपये। अब देखिए क्या लिखा गया है आगे, उसके द्वारा 15,000 का भुगतान शोभा ने समस्त विघटन व्ययों को वहन करने की स्वीकृति दी और 11,800 के जो है वास्तविक भुगतान भी जो है इसके संदर्भ में किए गए हैं। और नेक्स्ट लाइन लिखा है अनुभा को विघटन प्रक्रिया देखने के लिए 12,000 का भुगतान तय किया गया, विघटन व्ययों के निपटान की जो है जिम्मेदारी ली, जबकि वास्तविक व्यय जो है 9,500 के। तो पहले तो क्या करेंगे, 12,000 रुपये जो है रियलाइजेशन टू अनुभा लिख देंगे। कितना तय किया गया, 12,000, जबकि वास्तविक व्यय जो है वो कितने किए गए थे, 9,500। तो अनुबाज कैपिटल को वापस डेबिट टू कैश या बैंक, ये आ जाएगा 9,500 रुपये। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट दिया गया है अपने को कि अनुभा ने विघटन कार्यों के निपटान के लिए 8,500 का पारितोषिक स्वीकार किया और 6,000 के वहन के लिए खर्चे जितने 6,000 के व्ययों के वहन की जिम्मेदारी ली, जबकि वास्तविक जो है वो आपका 7,600 रुपये जो है वहन किया गया। तो 8,500 तो यहां पर सीधा लिख देंगे रियलाइजेशन टू अनुबाज कैपिटल। कितना आ जाएगा, 8,500। लेकिन कितने व्यय चुकाए जाने थे, 6,000 रुपये के भुगतान की जिम्मेदारी ली, 7,600 जो है वो उनके द्वारा भुगतान किए गए। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपने को क्या करना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर पेड बाय अनुपा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म 1,600 रुपये जो है वो अतिरिक्त जो है भुगतान किया गया। इस प्रकार से जो है ये जितने भी वसूली व्यय के जो विघटन संबंधी व्यय की जो जनरल प्रविष्टियां हैं वो इस प्रकार करेंगे। साझेदार द्वारा चुकाया जाता है तो टू अनुबाज कैपिटल, जितना चुकाया जाना था और कितना चुकाया गया है तो रियलाइजेशन टू अनुबा, पेमेंट के समय अनुबा टू कैश या बैंक अकाउंट। इस प्रकार से जो जनरल प्रविष्टियां की जाएगी। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।